guys, welcome back to my channel Pencil Biology. In today's video we are going to learn about protein transport into nucleus. So let's get started with the lecture and see how the proteins are transported into the nucleus. So first of all अगर हम देखें न्यूक्लियस के बारे में तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, यानी कि ये कितने मेम्ब्रेन से बना होता है, दो मेम्ब्रेन से बना होता है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है तो इन दोनों ही मेम्ब्रेन को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जो प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकेंगे। यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर आते क्यों है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस चल रही है सेल में वो कहाँ चल रही है, वो साइटोप्लाज्म में चल रही है। तो हमें साइटोप्लाज्म से प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में लाने पड़ेंगे। अब न्यूक्लियस में प्रोटीन्स की क्या जरूरत है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, तो इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो उन साइटोप्लाज्म से हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा न्यूक्लियस में, तभी जितने भी प्रोसेसेस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो सारे प्रोसेसेस हो पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं होता है, न्यूक्लियस एक्सपोर्ट भी करता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट भी करेगा। पर ये कैसे, मैंने तो 2 मिनट पहले ही कहा है कि न्यूक्लियस किसी भी प्रोटीन को बनाता नहीं है, तो एक्सपोर्ट क्यों करेगा वो? एक्सपोर्ट इसलिए करेगा क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जाता है आरएनए। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता है और आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, जहां पर इस आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस आरएनए को जब हमें साइटोप्लाज्म में भिजवाना है, साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करवाना है, तो इस एक्सपोर्ट के लिए हमें कोई प्रोटीन चाहिए होता है, जो प्रोटीन इस आरएनए के साथ मिलकर इस आरएनए का एक्सपोर्ट करवा सके। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स जो है एक साइकिल बना के रखते हैं, वो पहले इंपोर्ट होते हैं फिर एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस से चीज़ों का, प्रोटीन्स का इंपोर्ट भी होगा और चीज़ों का एक्सपोर्ट भी होगा, प्रोटीन्स का एक्सपोर्ट भी होगा। तो यहाँ पर जिन प्रोटीन्स को इंपोर्ट होना है, द प्रोटीन्स दैट वांट टू इंपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस, उनके पास स्पेसिफिक सिग्नल होता है। स्पेसिफिक सिग्नल यानी कि उनके जो कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम समझ जाते हैं अच्छा ठीक है कि इस प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना है। और इस जो सीक्वेंस होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इस सीक्वेंस के पास लाइसिन रिच अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर अगर किसी प्रोटीन के पास पता चला ठीक है लाइसिन रिच अमाइनो एसिड है, तो हम बोल देंगे अच्छा ठीक है ये न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा, ये न्यूक्लियस इंपोर्टेड सिग्नल है। वहीं अगर हमें किसी भी प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके पास भी एक सिग्नल होता है, और वो सिग्नल ये है कि उसके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ल्यूसिन रिच होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ल्यूसिन रिच होते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस वाले सिग्नल को बोलते हैं न्यूक्लियस लोकेलाइजिंग सिग्नल, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे एक सिग्नल को बोलते हैं NLS, लोकेलाइजिंग सिग्नल। वहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं NES, दैट इज न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल। यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो ये होता है न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल। ये एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए, सिग्नल कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लाइसिन का सिंबल होता है K, तो ये होगा KK रिच, ठीक है। और यहाँ पे वही ल्यूसिन का होता है L, तो ये होगा L रिच, यानी कि ल्यूसिन रिच होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो इफ वी सी अबाउट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यूअस नहीं होती, इनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पेस किस तरीके से एक्ट करता है, ये स्पेस एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा नंबर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू कोई प्रोटीन अंदर आता है और इन्हीं पोर्स के थ्रू कोई प्रोटीन बाहर जाता है। अगर किसी भी प्रोटीन को अंदर आना है, बाहर जाना है, किसी भी आरएनए को अंदर जाना है, बाहर जाना है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर अंदर आना है, बाहर जाना है, सब इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। इस न्यूक्लियर पोर को
NPC कहते हैं। सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पर इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेगुलेट कर सके कि कितना अमाउंट में प्रोटीन्स अंदर आ रहे हैं, कितने अमाउंट में प्रोटीन्स बाहर जा रहे हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स कितने अंदर आएंगे और कितने बाहर जाएंगे। तो ये रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने भी कुछ प्रोटीन्स रख रखे हैं, इन्होंने भी कुछ गार्ड्स रख रखे हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स, जिनको बोलेंगे न्यूक्लियोपोरिन्स, NUP कहा जाता है इनको। और ये क्या करेंगे? ये रेगुलेट करेंगे कि कितने अमाउंट में चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर आएगी और कितने अमाउंट में चीज़ें न्यूक्लियस से बाहर जाएगी। सो यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं NPC और उसमें होता है NUP। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें इंपोर्ट की, अगर किसी भी प्रोटीन को इंपोर्ट होना है तो उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसिन रिच अमाइनो एसिड्स होंगे। सेकेंड, ये ऐसे ही इंपोर्ट नहीं हो सकता, इस प्रोटीन को एक स्पेसिफिक एक और मॉलिक्यूल चाहिए जो इसके साथ बाइंड हो सके और इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर सके। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या होती है? एक और चीज़ होती है इंपोर्ट प्रोटीन। ये जो इंपोर्ट प्रोटीन है, हमारा जो कार्गो प्रोटीन है जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, इसके साथ ये बाइंड होगा और फिर इस कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि हमारा ये जो कार्गो प्रोटीन है उसको हम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसको किसी और के साथ बाइंड होना ज़रूरी है। और वो बाइंडिंग किसके साथ होगी? इम्पोर्टेंट प्रोटीन के साथ, इम्पोर्ट प्रोटीन के साथ। या आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे जाना है, अगर आपको कहीं पे भी पहुंचना है दूर, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई आना है, तो आप पैदल तो आओगे नहीं, आप किसी का सहारा लोगे, आप ट्रेन का सहारा लोगे, आप बस का सहारा लोगे, आप कार का सहारा लोगे। तो ऐसे इस कार्गो प्रोटीन ने भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन का सहारा ले लिया, इसके व्हीकल पे बैठ के, इस व्हीकल पे बैठ के ये सेल के अंदर आएगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन को भी कुछ चीज़ चाहिए होती है, कुछ मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तो भी ये भी क्या करता है? ये भी कंजुगेशन में एक्ट करता है। इसके साथ एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि होता है RAN मॉलिक्यूल। वो एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये GTP से बाइंड हो सकता है। ये कैसा है? ये GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। तो यहाँ पर ये जो RAN मॉलिक्यूल है, ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है और उस हिसाब से इस कार्गो प्रोटीन का इंपोर्ट होगा। यहाँ पर RAN जो है वो दो टाइप से रह सकता है, या तो RAN GTP से बाइंड हो सकता है या फिर RAN GDP से बाइंड हो सकता है। ये GTP से बाइंड है या फिर ये GDP से बाइंड है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इस कार्गो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर। अगर हम यहाँ पर फर्दर देखें तो यहाँ पर इफ वी कंसीडर साइटोप्लाज्म, इस तरफ अगर हम साइटोप्लाज्म कंसीडर करें और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक एंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो साइटोप्लाज्मिक एंड होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं GTPase यानी कि ऐसी चीज़ जो GTP को तोड़ सकते हैं, ऐसे प्रोटीन जो GTP को तोड़ सकते हैं, इनको गैप भी कहते हैं। गैप यानी कि GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये क्या करेंगे? GTP को तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो RAN प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? वो प्रेजेंट होंगे GDP के फॉर्म में। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। वहीं जो न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है GEF। GEF की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है? बेसिकली इसका काम क्या है कि एक्सचेंज करवाना, नाम से पता चल रहा है ना। ये क्या करवाएगा? ये एक्सचेंज करवाएगा। किसका एक्सचेंज करवाता है? ये RAN मॉलिक्यूल से, RAN मॉलिक्यूल से GDP को रिमूव करवाता है और इसमें GTP की एंट्री करवा देता है। GDP रिमूव, GTP की एंट्री। तो न्यूक्लियस के अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा होगा? न्यूक्लियस के अंदर अमाउंट ज़्यादा होगा RAN GTP का। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे RAN किस फॉर्म में? GTP के फॉर्म में बाइंड है, क्योंकि GTPase या फिर गैप एक्टिविटी प्रेजेंट है, गैप प्रोटीन्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। वही न्यूक्लियस में गेफ प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? वो RAN में GTP की बाइंडिंग करवा देंगे।
सो इफ नाउ अगर हम आप आगे बढ़े तो यहाँ पर अगर मैं बना लूं एक इस तरीके से जो डबल मेम्ब्रेन है उसको अगर मैं बना लूं, यहाँ पर ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डबल लेयर, ठीक है, यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और इधर अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस। यहाँ पर ये क्या है, ये है एनपीसी, जिनमें वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और उन प्रोटीन्स को बोला जाता है एफजी प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को एफजी प्रोटीन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें रिच होते हैं फेनाइलएलैनिन एंड ग्लाइसिन। पॉइंट टू बी नोटेड है ये, क्योंकि इनको एफ और जी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें फेनाइलएलैनिन एंड ग्लाइसिन जो है वो काफ़ी रिच होते हैं अमाइनो एसिड्स, इसलिए यहाँ पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसको एफजी प्रोटीन्स कहते हैं। अब हमें सबसे पहले हमारा ये जो कार्गो प्रोटीन है इसको क्या करना है, हमें इस कार्गो प्रोटीन को अंदर लेकर आना है सेल के। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, इम्पोर्टेंट प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया। जैसे ही ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन से बाइंड होगा ये यहाँ पे एफजी प्रोटीन से इंटरैक्ट करेगा और उसके थ्रू कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर अभी भी कार्गो प्रोटीन इम्पोर्टेंट प्रोटीन के साथ बाइंड है, हमें इन दोनों को क्या करवाना पड़ेगा, हमें इन दोनों को अलग करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इससे आके बाइंड कौन करेगा, यहाँ पर इससे आके बाइंड करेगा RAN, किससे, इम्पोर्टेंट प्रोटीन से आके बाइंड करेगा RAN। किस फॉर्म में बाइंड करेगा, GTP फॉर्म में बाइंड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर GTP वाली फॉर्म ज़्यादा होती है। जैसे ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट RAN से बाइंडिंग करेगा इन इट्स GTP फॉर्म, तो यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट में आ जाएगी कुछ कन्फर्मेशनल चेंज। यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट में क्या आ गई, कन्फर्मेशनल चेंज आ गई। इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से अगर कोई भी अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी चेंज कर लेता है, कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो जिससे बाइंड होता है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, वो हो जाएगा अलग, वहीं पे ये जो कार्गो प्रोटीन है ये भी हो जाएगा अलग, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कार्गो प्रोटीन अलग और ये हो गया इम्पोर्टेंट प्रोटीन अलग। हमें यही चाहिए था, हम यही चाहते थे कि इम्पोर्टेंट और कार्गो अलग हो जाए। वहीं पे ये अभी स्टिल ये किससे बाइंड है, स्टिल ये RAN और GTP से बाइंड है। इसको जो काम करना था इसने कर दिया बढ़िया तरीके से। अब इसकी सेल के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे फिर से सेल के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वंस अगेन इसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले हम इसको अंदर लाए क्योंकि हमें कार्गो प्रोटीन अंदर लाना था, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में वापस ट्रांसपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ प्रेजेंट है गैप एक्टिविटी, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, ये इस GTP से बना देगा GDP। ये क्या करेगा, ये GTP को तोड़कर GDP में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही RAN बाइंड हुआ GDP से, यहाँ पर जितनी भी बाइंडिंग हो रखी थी इम्पोर्टेंट और RAN में वो हो जाएगी, टूट जाएगी। यहाँ पर जो ये वाला RAN है वो हो जाएगा अलग, इम्पोर्टेंट हो जाएगा अलग। इम्पोर्टेंट को फिर से यूज़ किया जाएगा नए कार्गो से बाइंड करने के लिए, इसको फिर से यूज़ कर लिया जाएगा। पर इसको अब हमारे पास ये जो RAN GDP है इसको हमें वापस सेल के अंदर लाना है, तो इसे हमें वापस से रिसाइकिल करना पड़ेगा, हमें इसे वापस से न्यूक्लियस के अंदर लाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर लाने के लिए भी इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा कि इम्पोर्टेंट प्रोटीन, इसका भी सेपरेटली एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसका नाम होता है NTF2। NTF2 क्या एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, किसका, RAN GDP का। ये दोनों बाइंड होके आएंगे न्यूक्लियस के अंदर। ये दोनों जब बाइंड होके न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो इनको कौन सी एक्टिविटी मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी GEF एक्टिविटी, दैट इज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। वो क्या करेगा, वो इस GDP को कन्वर्ट कर देगा GTP में, GDP को रिमूव करवा देगा और GDP को रिमूव करवा के किसकी एडिशन करवा देगा, GTP की एडिशन करवा देगा।
जब यहाँ पर GTP की एडिशन हो गई है तो यहाँ पर जो NTF2 है वो निकल जाएगा, इसलिए NTF2 इससे बाइंड नहीं हो पाएगा और हमें यहाँ पर वंस अगेन मिल गया RAN GTP की फॉर्म में, जो कि एक नए कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो पाएगा, जो एक नए इंपॉर्टेंट कार्गो कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो पाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट करना होता है। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली कार्गो प्रोटीन जो है उसको पहले इंपोर्टिन के साथ बाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। अब ये न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो हमें इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे RAN आता है GTP से बाइंड होके, वो इस कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करता है। जब वो इस कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करेगा तब कन्फर्मेशनल चेंज होंगे इंपोर्टेंट में। इंपोर्टेंट में कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से इंपोर्टेंट इस कार्गो से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो कार्गो क्या हो जाएगा, कार्गो रिलीज हो जाएगा न्यूक्लियस में। वहीं अब इस इंपोर्टेंट का कोई काम नहीं है, तो इंपोर्टेंट को फिर से भेज दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब इसको साइटोप्लाज्म में भेजा गया तो इसके साथ RAN भी गया, लेकिन RAN को साइटोप्लाज्म में गैप एक्टिविटी मिल गई, जिसकी वजह से GTP को कन्वर्ट कर दिया गया GDP में। जब ये GDP में कन्वर्ट हो गया तो इंपोर्टेंट और RAN एक दूसरे से बाइंड नहीं रह पाएंगे, दोनों हो जाएंगे अलग। यहाँ पर इंपोर्टेंट को फिर से रिसाइकिल कर लिया जाएगा और नए कार्गो से वो बाइंड हो जाएगा। वहीं यहाँ पर ये जो GDP फॉर्म में बाइंड RAN है, इसको मिल जाएगा इसका खुद का इंपोर्टेंट, दैट इज NTF2। एक बार ये NTF2 से बाइंड हो गया तो ये आ जाएगा सेल के अंदर, जहाँ पे इसको मिल जाएगी GEF एक्टिविटी, GEF एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये अब किससे बाइंड हो जाएगा, GTP से। NTF2 रिलीज हो जाएगा और इसका हो जाएगा रिसाइकल। इसी पूरी तरीके से ये साइकिल जो है कंटिन्यू घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। प्रोटीन्स का इंपोर्ट होता रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। नाउ इफ वी मूव फर्दर, तो अभी हमने इंपोर्ट कैसे होता है प्रोटीन्स का न्यूक्लियस के अंदर वो देख लिया है। नाउ लेट्स सी कि एक्सपोर्ट कैसे होता है प्रोटीन्स का आउटसाइड द न्यूक्लियस। सो अगर हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रोटीन्स का एक्सपोर्ट हो ही क्यों रहा है, क्योंकि लिए प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना है कुछ और मॉलिक्यूल्स को उनके साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो RNA का अगर हमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोटीन चाहिए होगा जो कि उसको क्या कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सके। ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स शटल बैक होते रहते हैं, वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं, फिर न्यूक्लियस से शटल बैक होके साइटोप्लाज्म में जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट चलता रहता है। तो इस टाइप के मूवमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा प्रोटीन्स का। जो प्रोसेस है वो लगभग इम्पोर्ट जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ कुछ डिफरेंस है यहाँ पर। तो वंस अगेन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले एक डबल मेम्ब्रेन लेयर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसके बीच में प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियर पोर्स। इस तरफ प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, इस तरफ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, वहीं नीचे की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। तो फिलहाल कोई भी प्रोटीन जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये प्रोटीन। तो यहाँ पर इस प्रोटीन के पास कौन सा सीक्वेंस रिच होगा, इसके पास हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस रिच होगा। हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस में भी कौन सा प्रेजेंट होगा, ल्यूसिन अमाइनो एसिड इसके पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर इस प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक और प्रोटीन प्रेजेंट होगा। जैसे पहले इम्पोर्टेंट प्रोटीन था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्सपोर्टेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक्सपोर्टेंट इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास है एक्सपोर्टेंट जो कि इससे बाइंड होगा और इसको हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में। बट यहाँ पर इतना ही नहीं होता है, यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि है RAN। और यहाँ पर ये जो RAN है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली बात है GTP के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है पहले के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पर देखें तो RAN अगर यहाँ पे बाइंड हुआ GTP फॉर्म में तो वो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को हेल्प करेगा, इसको तोड़ने की जगह इसको हेल्प करेगा। यहाँ पर जो ये एक्सपोर्टेंट में कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा उसकी वजह से, वो कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से एक्सपोर्टेंट प्रोटीन से और अच्छी तरीके से बाइंड हो पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स।
एक बार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया तो किसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इन सभी चीज़ों का, तीनों के तीनों चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC, जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि फिनाइल एलेनिन और ग्लाइसिन रिच प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट हो गया तो वंस अगेन कहानी फिर से वही होगी कि जो साइटोप्लाज्मिक एंड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है गैप एक्टिविटी, दैट इज GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन एक्टिविटी। ये GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन एक्टिविटी क्या करेगी, GTP को तोड़ देगी और GTP को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगी, GDP में। यहाँ पर जब RAN GDP में कन्वर्ट हो जाता है उस कंडीशन में वो बाइंड नहीं रह पाएगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ, प्लस इस एक्सपोर्टेंट को भी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं रख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिसोशिएट हो जाएगी, क्योंकि लिए यहाँ पर ये हो चुका है GDP से बाइंड, तो इस वजह से एक्सपोर्टेंट से ये बाइंड नहीं रह पाएगा, एक्सपोर्टेंट हो जाएगा अलग इनसे। वहीं यहाँ पर ये जो GDP RAN था, यहाँ पर ये जो GTP RAN था वो हेल्प कर रहा था इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने में, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। तो हमारा ये जो प्रोटीन है ये पहुँच जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन आ चुका है साइटोप्लाज्म में, हमें यही चाहिए था कि इसका ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इस गैप एक्टिविटी ने ये सब कर दिया। अब हमारे पास ये एक्सपोर्टेंट और यहाँ पर RAN साइटोप्लाज्म में सिर्फ यूं ही पड़े, इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हमें इनको वापस से करना पड़ेगा न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे कि पहले आया था वही सेम मॉलिक्यूल फिर से आएगा, NTF2। NTF2 कैसे एक्ट करेगा, एज अ इम्पोर्टेंट एक्ट करेगा। इम्पोर्टेंट ही एक्ट करेगा किसके लिए, एक्सपोर्टेंट के लिए भी और RAN GDP के लिए भी। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल इससे बाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्टेंट प्लस इसके साथ आ जाएगा RAN GDP। यहाँ पे इससे बाइंड हो गया RAN GDP। इन तीनों के तीनों चीज़ों का कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस में इसको क्या मिलेगी, न्यूक्लियस में इसको मिल जाएगी गैफ एक्टिविटी। गैफ एक्टिविटी मिलने की वजह से यहाँ पर ये RAN कन्वर्ट हो जाएगा GTP फॉर्म में। इसका क्या हो गया, रिसाइकल हो गया। यहाँ पर NF2 अलग हो जाएगा, NTF2 अलग हो जाएगा और एक्सपोर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो भी हो गया रिसाइकल। वो भी क्या कर सकता है, वो भी नए कार्गो प्रोटीन से बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सपोर्ट चलता रहेगा और पहला जो हमने देखा इस तरीके से पूरा इंपोर्ट चलता रहेगा, न्यूक्लियस से अंदर और न्यूक्लियस से बाहर चीज़ों को भेजा जाता रहेगा। So this was all about protein transport into the nucleus and out of the nucleus. I hope you were able to understand whole concept very clearly. So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.